हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो जैसा कि आप ऊपर देख ही रहे हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। तो मैंने आपको बोला भी था ना कि जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी जो मैं कर रहा हूं वैसे मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जो मुझे जानकारी है वो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। जैसे कि आप सभी को पता ही है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, फोर्थ ग्रेड में डीवी के लिए मैं भी सिलेक्टेड हूं। ठीक है, तो मुझे लगा कि बच्चों को जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि 9 तारीख से फॉर्म शुरू हुए थे स्कूटनी के, और उसके बाद में लगातार 23 तक चल रहे हैं, और मेरा आज ये फॉर्म सबमिट हुआ है। तो जब सबमिट होने में मैंने जो जो चीजें की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको भी थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाए। जो चीज मुझे नहीं पता होगी उसके लिए मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूं कि उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना। जो मैंने लीगल प्रोसेस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना अगर आपको हेल्प मिले इससे कुछ। चलिए करते हैं शुरू। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, इसका आयोजन किया गया था और अभी सितंबर में इसका शायद एग्जाम हुआ था। और एग्जाम 6 पारियों में हुआ था, नॉर्मलाइजेशन हुआ था, नंबर बढ़े थे कम हुए थे, दोबारा रिवाइज रिजल्ट आया, ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो ये सारे अभी सभी ने अपनी अपनी कट ऑफ देख ली होगी। और मेन बात मैं आपको बताता हूं, ये फोर्थ ग्रेड की भर्ती है। लगभग इसमें पद कितने थे? पद थे प्यारे बच्चों 53,000 प्लस। 53,000 के लमसम इसके पद थे, यानी कि 53,000 बच्चों को इसमें जो सिलेक्ट करना था। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम्स आई हैं, या मेन बात करते हैं कि जो स्कूटनी फॉर्म चालू हो गए हैं, तो अपने उससे पहले कि सर इस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में क्या था, इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। वो अलग प्रोसेस होगा, वो आप कर सकते हो, जो करना है रेट लगानी, उसका मुझे जानकारी नहीं है। मैंने जो स्कूटनी फॉर्म को फिल करने के लिए जो जो प्रोसेस अपनाया मैं आपको वो बताता हूं। ठीक है जी, लगभग 1,41,000 अभ्यर्थी डीवी के लिए उन्होंने पास किए हैं। कितने? 1,40,000 डॉक्यूमेंट। अब कई बच्चे ना, मैं जैसे बोलता हूं कि डीवी होगा, तो वो डीवी का मतलब ही नहीं समझ पाते। तो डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या दस्तावेज सत्यापन। ठीक है, कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया? लगभग 1,40,000, जिसमें जो क्षैतिज श्रेणी में है, क्षैतिज श्रेणी में दूसरे जो हॉरिजेंटल है, उस दूसरे जो कट ऑफ है जनरल एससी ओबीसी, उनकी तो अलग कट ऑफ बनी है, उनमें तो है 2 गुना। लेकिन जो क्षैतिज आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण है, उसमें 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया है। जिसमें आपके कौन कौन आ जाते हैं? पीएच कैंडिडेट यानी कि दिव्यांगजन आएंगे, उसके बाद में एक्स सर्विसमैन आ जाएंगे, उसके बाद में विडो यानी कि विधवा, तलाकशुदा। ठीक है, विधवा, तलाकशुदा, और इसके अलावा पीएच कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, विधवा, तलाकशुदा और भी जो बचे हुए हैं। ठीक है, ये सारे 5 से 10 गुना सिलेक्टेड है, और इनकी कट ऑफ बहुत कम गई, अभी आप देख ही सकते हो। चलिए, इतने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, और उनका दस्तावेज सत्यापन, ये फाइनल सिलेक्शन। मतलब आप ये नहीं कहोगे कि 1,41,000 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट सभी का फाइनल सिलेक्शन होगा, तो सभी का फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात है, दिख ही रहा है, क्योंकि 53,000 अभ्यर्थी लड़े, लेकिन जो जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपने कह सकते हैं। कैसे हो जाएगा सर? तो आपको पता है कि अभी जैसे पटवारी का एग्जाम हुआ है, ग्राम सेवक का हो गया, ठीक है, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैंकिंग है, रेलवे है, या जीडी है, दिल्ली पुलिस है, इन सभी बच्चों ने भी तो ये एग्जाम दिया होगा ना इन 53,000 पोस्टों के लिए। तो जो बच्चे यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका सीधी सी बात है इस लिस्ट में तो नाम होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली में, तो वो ये सीट ज्वाइन नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है आपके सिलेक्शन की संभावना बनती है। चलिए आगे देखते हैं। कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा आपके नंबर होंगे, भाई नॉर्मल सी बात है, अपनी अपनी कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ देख लेना। ठीक है, साइट पे जाके आरएमएसएसबी की साइट है, वहां पर आप जाकर ये देख सकते हो। उसके बाद में स्कूटनी फॉर्म शुरू, ये क्या सीन है? तो ये आपका ऑनलाइन एक प्रकार से दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन आपको सारे डॉक्यूमेंट उनको भेजने हैं। मैंने ये अपना लाइफ में ये मतलब पहला केस ये दिखा है, क्योंकि मैं एक बार पहले डीवी करवा चुका हूं, प्री डीवी, डीवी नहीं प्री डीवी में करवा चुका हूं असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में, जिसका मेरा वेटिंग में चल रहा है। तो ये सेम टू सेम जो असिस्टेंट प्रोफेसर वेटिंग लिस्ट मेरा हुआ था, उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं वो इंटरव्यू के समय आपके होते हैं सारे, वो ही सेम प्रोसेस था। बस वो आरपीएससी करवाती है, ये आरएसएस भी करवाती है, इतना ही फर्क था। बाकी चीजें लगभग सेम थी। वो मैंने जल्दबाजी में चीजें की थी,
तो क्योंकि मुझे एक दिन का टाइम मिला था और इसमें अपने पास कुछ अच्छा टाइम इन्होंने दे दिया है। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए करते हैं स्क्रूटनी फॉर्म शुरू। ये आपके 9 फरवरी से शुरू हुए हैं। कब से? 9 फरवरी से शुरू होकर आपके 23 फरवरी तक आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। 9 फरवरी से 23 फरवरी तक आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑनलाइन मतलब कैसे भरे जाएंगे? ये फॉर्म के लिए आपको क्या क्या होने चाहिए दस्तावेज है वो आप देख लीजिए। मेन तो जैसे आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी? 10th थी इसमें, तो 10th तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर 10th नहीं है तो सीधी सी बात आप भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हो, है ना। तो 10th तो आपके पास होनी है। इसके बाद में अगर आपके पास में जैसे 12वीं आपने पास आउट हो तो 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखी है या अन्य कोई डिप्लोमा किया हुआ तो वो आपके पास होना चाहिए। डिग्री विद डिग्री, ठीक है। कॉलेज से डिग्री मिलती है एक, जैसे बीए 3 साल की कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपको डिग्री मिलती है, तो वो डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आपने, ये तो आपकी यूजी होगी यानी कि बीए, अगर आपने एमए की है या एमकॉम की है या एमएससी की है या और आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा की है तो वो भी आपके पास विद डिग्री और मार्कशीट के पास होना चाहिए। अगर अपेयरिंग चल रहा है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। एससी एसटी के लिए आपका वही जो आपने ऑनलाइन बना हुआ है वही, लेकिन ओबीसी के लिए आपको पता है अभी 6 महीने पुराने वाला लगता है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में मूल निवास आपका होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और जैसे फोटो होनी चाहिए आपके पास नवीनतम फोटो, ठीक है। उसके बाद में देखें तो आपकी एक वैलिड मेल होनी चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपकी वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, ये छोटे मोटे आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि आप दिव्यांग हो, एक्स सर्विसमैन हो या विधवा से हो या तलाकशुदा हो, इस कैटेगरी से हो तो आपके पास इसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। ये भी आपके पास होना चाहिए। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर हमारा सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ तो उसकी मुझे प्रोसेस नहीं ध्यान है। मैं पहले बता देता हूं कि कैसे बनवाना है, क्या करना, उसका मुझे ध्यान नहीं है। उसके बाद में देखिए फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना, मैं आपको जो चीजें ध्यान है वो बता रहा हूं। संपूर्ण जानकारी मेरे पास नहीं है, जितनी जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं ताकि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद जरूर मिले। तो सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ लॉगिन करनी है। एसएसओ आईडी, अपनी आईडी और पासवर्ड आपका होता ही है, तो उसको अपडेट रखें। अपडेट हो रही है एसएसओ तो उसको अपडेट रखना है। अपडेट करने के बाद आप इसे ओपन करोगे। क्या करना है आपको? एसएसओ ओपन करनी है अच्छे तरीके से। जैसे ही आपने एसएसओ ओपन की उसके बाद में आपको क्या करना है, चलिए अब आगे का प्रोसेस देखते हैं कि एसएसओ ओपन कर ली सर, उसके बाद में यहां पर एक आपका मतलब पूरा डाटा खुल जाएगा। वहां पर ऑप्शन लिखा होगा माई रिक्रूटमेंट, इस प्रकार से आपको पोर्टल मिलेगा। वहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको लास्ट में जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से ऊपर में ऑप्शन दिए होंगे, तो यहां पर आपका लास्ट वाला ऑप्शन होगा स्क्रूटनी फॉर्म का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करना, आपका स्क्रूटनी फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपका स्क्रूटनी फॉर्म ओपन हो जाएगा। साइट बिजी चल रही है प्यारे बच्चों, मैं पहले बता रहा हूं, मैंने भी लगभग 3-4 दिन हो गए, डेली दिन में 7-8 बार ट्राई करता हूं तब जाकर ये चीजें होती हैं। तो साइट बिजी चल रही है, साइट के साथ अपडेट रहें, ठीक है। तो जैसे ही साइट खुलती है तो आपका फॉर्म, और एक चीज और बताता हूं, ये लगभग जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म है ये 7 स्टेप में भरा जाता है, 7 चरणों में ये भरा जा रहा है भाई। जैसे मान लीजिए आप 6वें चरण में पहुंच गए और आपने फॉर्म को, उसने एसएसओ ने आपका फॉर्म बैक कर दिया तो वापस को दोबारा से आपको 1 से शुरू करना होगा, वापस 7 तक जाना होगा, इसलिए टाइम लगता है। सारी की सारी चीजें सेपरेट करनी होती है। पहले स्टेप पूरा करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 7 लगातार आपको करने होते हैं। मान लीजिए आपके 7 स्टेप पे पहुंच गए, आपको एसएसओ ने वापस कर दिया, साइट बिजी है तो वापस कर देती है वो, ठीक है, टेक्निकल इशू के कारण। तो आपको वापस फिर 1 से शुरू करके 7 तक जाना है। परेशानी होती है, दिमाग खराब हो जाता है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन सीधी सी बात है, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए स्क्रूटनी फॉर्म आपने शुरू किया, सबसे पहले आपको स्क्रूटनी फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा जिसमें आपको अपना नाम, कुछ चीजें उसमें ऑलरेडी मेंशन होगी, जिन चीजों पर स्टार लगा हुआ होगा, रेड कलर का स्टार लगा होगा, वो चीजें आपको जरूरी भरनी है उसमें परमानेंटली, वो तो चीजें आपको फिल करनी ही करनी है। जिनमें स्टार नहीं लगा हुआ उसको आप छोड़ सकते हो अगर आपके पास वो चीजें नहीं है। अगर आप उस चीज के लिए, क्योंकि वो तो सभी के फॉर्मेट के लिए है। अब जैसे उसमें एक ऑप्शन आएगा, जैसे आप हो या मैं हूं, अनमैरिड हूं, ठीक है, तो उसमें कहेगा कि बच्चों के विवाह, आप बच्चों का विवरण दीजिए,
तो अब अनमैरिड है तो बच्चे कहां से लाएंगे, पड़ोसियों के थोड़ी गिना दे, है ना। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको उनको इतने बोलना है कि मतलब एक स्टाम्प पेपर होगा वो मैं बताऊंगा, उस पर लिखवाना है कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, और अगर मेरी शादी होती है तो मैं दहेज नहीं लूंगा। वो सारा आपको फॉर्मेट उसमें भर देना है, मतलब वो पीडीएफ अपलोड करनी है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी है, अपना नाम भरना है, अपने पापा का नाम भरना है, अपने मम्मी का नाम भरना है, अपने गांव का नाम भरना है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके लगेंगे बता देता हूं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th, ये आपके डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करने हैं, ठीक है। आपको सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं। उसके बाद में अटेस्टेशन फॉर्म होता है, कौन सा, अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म, उसमें आपको पूरा भरना है उसको, और उसके अंत में आपको उसको मतलब वेरीफाई करवाना है एक गवर्नमेंट टीचर से। अटेस्टेशन फॉर्म को क्या करना है, ये आपको ऑनलाइन भी भरना है और ऑफलाइन भी भरना है। मतलब ऑनलाइन भरना है आपको, उसमें आपके क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो फॉर्मेट पूछेगा आपसे। जैसे पहले आपके गांव पूछ लेगा, एरिया पूछ लेगा, फिर आपसे पूछेगा आपके मम्मी क्या करती है, आपके पापा क्या करते हैं, आपकी बहन क्या करती है, आपके भाई क्या करते हैं, अगर आपकी हस्बैंड है या आपके वाइफ है या आपके बच्चे हैं तो वो सारी उसमें प्रोफार्मा आपको देना है। उसके बाद में आपने जब 15 साल से ज्यादा, जैसे ही आप 15 साल के हुए, उससे पहले का नहीं, 15 साल से बाद, जैसे आप 16 साल के थे, 17 साल के थे, तो आपने जब पढ़ाई कहां से शुरू की थी, तो आप जब मान लीजिए 15 साल के थे तब आप 10th में थे, तब आप 10th में थे, तो आपको 10th क्लास का विवरण देना है। क्या विवरण देना है, पहले स्कूल का नाम देना है आपको कि मैं इस स्कूल में पढ़ा था, वो स्कूल कहां पर था उसकी लोकेशन बतानी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में था वो बताना है। उसके बाद में आप उस स्कूल में एडमिशन कब लिया वो डेट बतानी है, आप उस स्कूल से लीव कब ली वो आपको बताना है। उसके बाद में आप पास आउट हुए या फिर पास हुए वो इसमें बतानी है। उसके बाद में फिर आपने 12th की, 12th का सारा विवरण देना है, ठीक है। फिर आपने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन का विवरण देना है, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की तो पोस्ट ग्रेजुएशन का विवरण देना है। अब देखो यहां पर एक चीज हो रहा है, अब मान लीजिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, पहली से लेकर 12वीं तक एक स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, तो आपको उस स्कूल का ही विवरण देना है कि मैं जब 15 साल का था तब मैं 10वीं क्लास में था, इस स्कूल में था, और मैंने 12वीं तक इसी स्कूल में पढ़ाई की है, तो बस इतना भर दो। फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आप एक ही कॉलेज से करते हो तो वो एक ही कॉलेज में आप भर देना, एक ही लाइन में भाई, हाँ, मतलब जब आपने एडमिशन लिया था और जब आप उस कॉलेज से लीव हुए थे, आपने वहां से मतलब अपना स्थानांतरण पत्र प्राप्त कर लिया था, वो लास्ट डेट आपको रिजल्ट वाली, जिस दिन आप फाइनल आपका रिजल्ट आया था वो आपको लास्ट डेट उसमें मेंशन कर देनी है। अटेस्ट, फिर उसमें आपको 2 गवाह देने हैं, अपने गांव के होने चाहिए, आपके क्या लगते हैं वो उसमें मेंशन कर देना है आपको, ठीक है। फिर आपको 2 गवाह आपको दे देना है। उसके बाद में 2 स्टाम्प पेपर आपको लेने हैं, अपनी तहसील में आप जाइए, ठीक है, वहां पर किसी भी एक नोटेरी होता है, वहां पर आप 50-50 रुपए के 2 स्टाम्प पेपर तैयार करवाने हैं, ठीक है। एक तो आपने करवाना है कि मेरे द्वारा जितनी भी मैंने जानकारी दी है वो आपको फॉर्मेट साइट पे मिल जाएगा, आरएमएसडी की साइट पे वो पूरा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। क्योंकि ये अपना डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, क्योंकि यानी तो मैं आपको फॉर्म दिखा देता भी हाँ ऐसा ऐसा फॉर्म होगा, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, आपको वो वहां से डाउनलोड करना है और तहसील में जाना है, उनको बोलना है कि सर भाई ऐसे ऐसे करके मुझे परफॉर्मा तैयार करके दो। उसमें आपको लिखना है कि मेरा ये नाम है, मेरा इस भर्ती में चयन हुआ है, वो सारा परफॉर्मा उसमें लिखा हुआ है, वो उसको दिखा देना, वो अपने आप कर देगा, क्योंकि उसका डेली का काम है। उसमें मेनली बात ये लिखी होगी कि मैं इस भर्ती के लिए चयनित हुआ हूं, और अगर मैंने जो जानकारी दी वो सारी की सारी सही है, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अगर आपको इसमें कभी भी भविष्य में इसके रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम लगती है मेरे खिलाफ, तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो और मुझे इस जॉब से हटा सकते हो, ठीक है। पहला तो ये। दूसरे स्टाम्प पेपर में लिखाना है कि मैं, अगर आप विवाहित वाले को अलग से लिखवाना है कि मैं विवाहित हूं, और अगर आप विधवा हो तो उसके लिए अलग से लिखवाना है। पुनर्विवाह का आपने लिखवाना है कि मैं विधवा हूं और मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी। उसके बाद में आप अगर पीएच कैंडिडेट हो तो वो तो आपका सर्टिफिकेट लग जाएगा। और अगर आप अनमैरिड हो जैसे कि मैं, तो मैंने उसमें यही लिखवाया था कि मैं अभी अविवाहित हूं, भविष्य में जब कभी भी मेरी शादी होगी तो मैं दहेज नहीं लूंगा और ना ही मैं दहेज दूंगा। अगर लड़की है तो वो बोलेगी कि मैं दहेज नहीं दूंगी, और लड़का है तो वो बोलेगा कि मैं दहेज नहीं लूंगा। ऐसी चीज उसमें मेंशन करनी है कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं ये वो, ठीक है। अगर मैं दहेज लेता हूं और मेरे खिलाफ दहेज का कोई केस लगता है, ठीक है, अब कल को जैसे मेरी शादी हो जाए, मैंने तो शपथ पत्र में बोल दिया कि मैं दहेज नहीं लूंगा, ठीक है, तो वहां पर कल को आने वाली मेरे पे केस कर दे,
मुकदमा कर दे हाई कोर्ट में या किसी में कि हाँ भाई ये तो मेरे से दहेज ले रहा है, दहेज प्रताड़ना, अगर वो केस साबित हो जाए तो मुझे उस नौकरी से हटा दिया जाएगा, ऐसा वो शपथ पत्र है। फिर आपको उस पर 2 गवाह के साइन करवाने हैं और उसके बारे में उनका मेंशन करना है कि हाँ 2 आपको कोई भी अपने घर से, मतलब अपनी फैमिली से होनी चाहिए, मम्मी पापा को छोड़कर, इसके अलावा आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ताया जी के लड़का या कोई भी आसपास पड़ोस हो, उसका आपको 2 गवाह वहां पर मेंशन करने, उनके साइन करवाने हैं और वो स्कैन करना है, वो भी आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। ठीक है, फिर चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है आपको, अपने 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं, 2 अलग अलग, 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने, दोनों ही अलग अलग, अलग अलग का मतलब 2 अलग अलग टीचर से, फर्स्ट ग्रेड राजपत्रित अधिकारी होते हैं जिसे आप फर्स्ट ग्रेड टीचर से बनवा सकते हो। ऐसे नहीं 2 चरित्र प्रमाण पत्र एक ही से बनवा लोगे, नहीं, एक से नहीं बनवाने, 2 अलग अलग से बनवाने हैं, 2 बनवाने हैं। ठीक है, जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, वहां पर जो फर्स्ट ग्रेड टीचर है उसके साइन और उसकी स्टैंप लग जाएगी और वो इस चीज को कर देगा कि हाँ मैं इसको 3 साल से जानता हूँ, 4 साल से जानता हूँ, 5 साल से जानता हूँ, यह अच्छे आचरण का आदमी है वगैरह वगैरह, उसमें मेंशन किया होगा। फिर एक आपको चरित्र प्रमाण पत्र या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको जहां से आपने अंतिम पढ़ाई की थी, जैसे मेरी अंतिम एमएससी है, एमएससी मैंने अंतिम की हुई है, तो मैंने अपने जहां से एमएससी की थी वहां से मैंने अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया था, तो वहां पर आपको प्रिंसिपल सर के साइन होते हैं, उनकी मोहर होती है, वो सारा आपको वो पूरा परफॉर्मा तैयार करके देते हैं। ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। तो अंतिम शिक्षण स्नातक, अब कई बोलेंगे सर हमारी तो एमएससी है नहीं, बीएससी होगी, बीए होगी, जहां से अंतिम शिक्षा प्राप्त की आपने, उसके बाद में आपने पढ़ाई नहीं की, वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है। फिर आपको शपथ पत्र, 2-3 शपथ पत्र है वो आपको देने हैं। एक तो धूम्रपान और गुटखा का कि मैं धूम्रपान और गुटखा का सेवन नहीं करता, सामान्य अपने साइन करने और कुछ नहीं करना, और एक आपको कि मैं संविधान के प्रति मतलब सही रहूंगा या रहूंगी, वो उस टाइप से है। ठीक है, और एक कि मैं SC ST कैटेगरी से हूं, उसका एक नॉर्मल कागज पर शपथ पत्र है, उसका पूरा परफॉर्मा आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड कर लेना, इसमें कोई इतना दिक्कत नहीं आएगी। अब सभी ये आपको स्कैन भी करने हैं, ऑनलाइन भी अपलोड करने हैं और ऑफलाइन भी इनको भरना है साथ के साथ, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफलाइन स्कैन भरने के बाद में ऑफलाइन स्कैन होंगे, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म। अब जैसे अटेस्टेशन फॉर्म ऑनलाइन भी भरना आपको और ऑफलाइन भर के उस पर साइन करवा के उसके 2 पेज की पीडीएफ बनेगी, उस पीडीएफ को अपलोड करना है उसमें। ठीक है, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपने जितनी भी जानकारी दी उसमें किसी का नाम भी गलत या नहीं होना चाहिए। आपने जो जानकारी दी है, जैसे अब मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, कहीं पे सिर्फ नरेंद्र हो तो वो दिक्कत कर जाएगा। ठीक है, उसको आप सही करवाइए, और नहीं तो आप उस टाइम पे सही नहीं करवा सकते तो आप एक एफिडेविट लगा दीजिए कि मैं 1 महीने के अंदर सही करवाकर आपको इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दूंगा। उसके बाद में मूल दस्तावेज अपने पास रखने, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, 2 सेट आपको तैयार करने हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी होंगे। स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी या आपको एक प्रिंट आउट निकालना है, वो अपने पास रखना है, वो आगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगा। इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस होता है और आपको पूरा ध्यान रखना है, कोई भी गलती आप मत करना, गलत जानकारी मत देना। और हाँ, उसमें जब आप फॉर्म भरते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आप क्रिमिनल हो या आप पर कोई केस दर्ज है, या हाई कोर्ट ने कभी आपको कोई केस आप पर चल रहा है, या आपने कभी कोई क्राइम किया है, या यूनिवर्सिटी में आपने कोई आपका कोई केस चल रहा है, या हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में आपको कोई केस चल रहा है। सीधी सी बात है, एक पुलिस वेरिफिकेशन तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन वो आपको उसमें सही जानकारी देनी है। भाई अब जैसे मान लीजिए किसी पर केस चल रहा होता है और वो कह देंगे नहीं मेरा तो कोई केस चल ही नहीं रहा, वहां पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, वो आप सारी जानकारी सही भरें, कोई भी चीज में मिस्टेक न करें, अपने फॉर्म को भरने से पहले 2-3 बार अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद में सबमिट करें। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर कुछ चीज नहीं समझ में आई जो मुझे पता हो, मैं पहले बोल रहा हूं कि मेरे को जितनी जानकारी थी मैंने आपको उतनी ही जानकारी दी है, सभी जानकारी मेरे को नहीं पता है कि जैसे विधवा वाले को क्या करना होता है, वो चीजें। हाँ, आप वीडियो देख लेना, जो चीज आपको नहीं समझ में आए वो एक बार पूछ लेना, अगर मेरे को पता हुई तो मैं बता दूंगा, अगर नहीं पता हुई तो इससे जो आपको फायदा मिले वो भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद, मुझे लगा आपको ये चीजें जानकारी बतानी चाहिए, इसलिए मैंने आपको उतनी ही जानकारी दी है जितनी मेरे को है। संपूर्ण जानकारी मेरे को नहीं है तो इसलिए मैंने आपको संपूर्ण जानकारी नहीं दी है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से भर सकते हो अपना फॉर्म। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।